स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सी शार्प डॉट नेट के अंदर बहुत बड़ा एनहेंसमेंट हुआ है। अब डॉट नेट के अंदर का नया वर्जन रिलीज हो चुका है, सी शार्प 14.0। सी शार्प 14.0 डॉट नेट के अंदर एक रिवोल्यूशन लाने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडर्न स्टाइलिश फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो पर्टिकुलर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें थी जो सी शार्प 13 के अंदर थी, वो चीजें पूरी तरह से इसने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि विजुअल स्टूडियो का 2026 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, इसका वीटा वर्जन आ चुका है। आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो की साइट पे जाकर के 2026 वर्जन को डाउनलोड भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो, और इसके अंदर का जो लुकअप एंड फील्स है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अभी सी शार्प जो 14.0 है वो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो 2026 के साथ इंटीग्रेटेड है, लेकिन विजुअल स्टूडियो 2022 यदि आप यूज करते हो तो वहां पर सी शार्प का 13.0 वर्जन है। सी शार्प 13.0 के अंदर जो लिमिटेशंस थी उसको सी शार्प 14.0 ने सॉल्व भी करा है और कुछ नए नए फीचर्स भी इंप्लीमेंट किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सी शार्प 14.0 के अंदर टॉप 10 ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को आसान करने वाले हैं। ठीक है, डॉट नेट के अंदर लगातार इनोवेशन हो रहा है। डॉट नेट के अंदर बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है। आपने देखा होगा कि डॉट नेट कोर पूरी तरह से मर्ज होकर के डॉट नेट कंप्लीट फ्रेमवर्क बन चुका है। अब इसमें डॉट नेट कोर का कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क नहीं है, अब डॉट नेट कोर कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, डॉट नेट ने एआई और एमएल के अंदर भी बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट किया हुआ है। और सबसे खास बात तो यह है कि जेन एआई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कोपायलट एसडीके के साथ, वो डॉट नेट के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो मतलब मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप डॉट नेट के लिए प्रीफेयर होने वाले हो तो आप बिल्कुल ये पूरी तरह से एश्योरेंस में रह सकते हो कि फ्यूचर के अंदर डॉट नेट का मार्केट आप ही होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें डॉट नेट के अंदर आने वाली है। और यदि आप डीएस एमएल एआई की फील्ड के लिए कोई अदर लैंग्वेज की तलाश कर रहे हो तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉट नेट भी आपको वो सभी चीजें बहुत ही आसानी से दे रहा है एमएल डॉट नेट के थ्रू। आप एमएल डॉट नेट सर्च करिए और देखिए कि मशीन लर्निंग डॉट नेट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक वीडियोस बताऊंगा कि मशीन लर्निंग डॉट नेट का किस तरीके का पूरा रोड मैप होगा, कैसे मशीन लर्निंग डॉट नेट सीखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सी शार्प 14.0 वर्जन के खास फीचर्स बताने जा रहा हूं। फर्स्ट फीचर्स बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर एक फील्ड करके एक कीवर्ड्स लॉन्च किया गया है सी शार्प 14.0 में, जिसका मेनली जो स्पेशली वर्क होता है कि आप जैसे प्रॉपर्टीज बनाते हो तो प्रॉपर्टीज के अंदर यदि आपको किसी भी तरीके का कुछ भी प्राइवेट फील्ड लिखना है या कुछ कंडीशंस अप्लाई करना है तो आप फील्ड के अंदर कर सकते हो। आप इस कोड से समझ सकते हो, जैसे आप ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैंने नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बनाया जिसमें गेटर बनाया, रीड करने के लिए सेटर बनाया। तो सेटर के अंदर मैं एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन में यहाँ पे फील्ड को एज अ पैरामीटर्स यूज कर सकता हूं और इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो फील्ड के अंदर असाइन होगी। और यदि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मतलब जो कंडीशन वाला जो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन है वो आप फील्ड के अंदर मैनेज कर सकते हो। ये सी शार्प 14 में एक नया कंटेक्चुअल कीवर्ड आया है जो बहुत ही बेटर तरीके से आपके प्रॉपर्टीज के अंदर के फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है दैट इज एक्सटेंशन मेंबर्स। अभी तक आपने एक्सटेंशन क्लास सुना था, एक्सटेंशन मेथड सुना था, लेकिन एक्सटेंशन मेंबर्स मतलब आप प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड्स को भी एक्सटेंशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। यहां पर देखो मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सटेंशन क्लास बनाया और इसके अंदर मैंने एक वर्ड काउंट नाम का पर्टिकुलर एक स्टैटिक मेथड बनाया है और इसके अंदर मैंने एक्सटेंशन मेथड्स को इंप्लीमेंट करा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ड काउंट से आप पूरे वर्ड को काउंट कर सकते हो, वो भी स्ट्रिंग एक्सटेंशन के साथ। तो अब आप किसी भी प्रॉपर्टीज, किसी भी डेटा मेंबर्स और किसी भी इवेंट्स के अंदर भी आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो सी शार्प 14.0 के साथ। न्यू फीचर्स इज नल कंडीशनल असाइनमेंट। ठीक है, ये भी एक नया फीचर है सी शार्प के अंदर। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो नल कंडीशनल असाइनमेंट है उसको हम बेसिकली कहां पर यूज करते थे, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन राइट साइड में यूज करते थे। अब आप लेफ्ट साइड के अंदर भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर और यहाँ पर मैंने नल कंडीशनल असाइनमेंट यूज किया हुआ है और यहाँ पे ऑर्डर इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर। अगर कस्टमर नल है तो ये लाइन स्किप हो जाएगी और अगर नल नहीं है तो सेफली वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर इज यूजर डिफाइंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आपको पता होना चाहिए प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लीकेशन असाइन, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और ये अभी तक यूजर डिफाइन नहीं थे, मतलब आप इनको यूज से डिफाइन नहीं कर सकते थे। इसके अंदर मैंने देखो एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर एक वैल्यू नाम का पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लिया
और इस तरीके से मैं इसको एक यूजर डिफाइन वे में मैनेज कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, स्टैटिक काउंटर ऑपरेटर प्लस काउंटर सी इंट एक्स, इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। प्लस इक्वल्स टू यूजफुल है जब आप मैथमेटिकल या गेम लॉजिक लिख रहे हो, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप प्लस असाइन को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको ओवरलोड कर सकते हो, इसके अंदर के फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हो। इसके पहले हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते थे, तो खासतौर से जो गेमिंग वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। पार्शियल कंस्ट्रक्टर, अभी तक आपने पार्शियल क्लास पढ़ा होगा, आप पार्शियल कंस्ट्रक्टर और पार्शियल इवेंट्स का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है कि आप पार्शियल का यूज करके कंस्ट्रक्टर के सामने भी पार्शियल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया हुआ है किस तरीके से हम पार्शियल एम्प्लॉय का यूज कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्टर है जहां पर पार्शियल का यूज कर सकते हैं। तो जब आप एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जब एक ही टाइप के मल्टीपल क्लासेस आप बनाते हो तो वहां पे कंस्ट्रक्टर को पार्शियल लिख करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इंप्रूव्ड लैम्डा पैरामीटर्स, जो लैम्डा पैरामीटर्स है उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अब आप लैम्डा एक्सप्रेशन में रेफ, इन, आउट इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये C# 14.0 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि लैम्डा जो है आपको पता है कि लिंक्यू के अंदर भी यूज होता है और नॉर्मल ऑपरेशंस में भी यूज होता है। नेम ऑफ करके एक प्रीडिफाइंड मेथड दिया गया है जिसका मेन काम होता है कि आप किसी भी जेनरिक टाइप्स को यदि आपको पता करना है कि ये किस टाइप का जेनरिक टाइप है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये एक छोटा बट यूजफुल चेंजेस है। डिबगिंग और रिफ्लेक्शन के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपको पता करना है कि किस टाइप का कलेक्शन है, तो आप वहां पे नेम ऑफ, जैसे टाइप ऑफ होता है ना, वैसे नेम ऑफ के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। आफ्टर दैट बेटर स्पैन टी एंड रीड ओनली स्पैन टी कन्वर्जन्स। C# 14 ने स्पैन और रीड ओनली स्पैन के लिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन और सपोर्ट मैनेज कर दिया। पहले ये एक्सप्लिसिटली था। आपको यदि कोई भी रीड ओनली स्पैन है और यदि आपको स्पैन के अंदर कोई डेटा है तो उनको असाइन करने में आपको प्रॉब्लम होती थी। आप पूरी तरह से इसका यूज कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइल हैंडलिंग, मेमोरी प्रोसेसिंग और अनसेफ ऑपरेशंस के लिए आप मैनेज कर सकते हो। मतलब किसी भी रीड ओनली स्पैन के अंदर नॉर्मल स्पैन को आप असाइन कर सकते हो। अब देखो ये सब चीजें उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने ऑलरेडी C# 13.0 के अंदर के मॉडर्न फीचर्स यूज किया होगा। आप जिन्होंने रीड ओनली या स्पैन यूज ही नहीं करा है तो उनको ये चीजें पता नहीं चलेगी। तो इसलिए यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इसको पहले R&D करो कि C# 13 के अंदर के फीचर्स हैं, और डायरेक्टली भी आप इस एग्जाम्पल को चला करके देख सकते हो क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लासेस, ठीक है, क्लासेस के लिए ये एक अवेटेड फीचर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लासेस। अब आप कंस्ट्रक्टर पैरामीटर डायरेक्टली क्लास के हेडर में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आप कंस्ट्रक्टर यहां पर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो किसी भी क्लास के अंदर। ये चीजें अभी तक C# में नहीं थी, ये C# 14.0 के अंदर है, क्योंकि इससे आप अपने कोड के अंदर जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाला जो काम है बहुत आसानी से कर सकते हो। रेफ फील्ड्स एंड स्कोप मॉडिफायर्स, ठीक है, इसमें रेफ फील्ड्स मतलब रेफरेंस टाइप का फील्ड भी डिक्लेयर कर सकते हो और स्कोप कीवर्ड का यूज करके मेमोरी लाइफ टाइम कंट्रोल कर सकते हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बेटर है। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए रेफ लिखिए। ठीक है, और इस तरीके से आप इसके अंदर स्कोप्ड कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी मैनेजमेंट को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक रेफरेंस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बफर लिया, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लिया है रेफरेंस टाइप का, और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यूज को मैनेज किया है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर बहुत सारे फीचर्स C# 14.0 में मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेफरेंस टाइप से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, आपके ओवरलोडिंग टास्क को आसान करने के लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हैं। जो सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं वो मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। आपको मैंने जो छोटे छोटे कोड स्निप्स दिए हैं, इन स्निप्स को चलाइए और इसके अंदर का जो फीचर्स है उसको और अच्छे से समझिए। ठीक है, यदि किसी भी टाइप का कोई डाउट है किसी फीचर्स में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो 2026 भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2026 का जो पर्टिकुलर लेआउट है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में भी जाकर के देख सकते हो और ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव इंटरफेस ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके फ्रीली चला करके देख सकते हो। इसका कम्युनिटी एडिशन है, जैसे आप विजुअल स्टूडियो की साइट में जाओ, डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल या एंटरप्राइज एडिशन, आप तीनों में से कोई भी चला करके मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ही अच्छा लेआउट है और आप इसको यूज करिए। इसके अंदर C# 14 बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है। C# 13 को अपग्रेड करके आप C# 14 मैनेज कर सकते हो विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर।